हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर और आरएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में हम जानते हैं कि एक जो डीएनए है उसके रूप में हम इसको समझते हैं, दूसरे को अपन जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके रूप में जानते हैं। तो दोनों ही जो मेन मॉलिक्यूल हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों का जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिमिलरिटी इनके बीच में होती है कि आपस में क्या समानताएं होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो बेसिक जो बातें हैं इसके स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो मेन बातें हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन पॉइंट के साथ में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि कंपाउंड ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि डीएनए की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एक्चुअल में डीएनए भी एक पॉलीमर है और आरएनए भी एक पॉलीमर है। और डीएनए की जो इकाइयां हैं वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जबकि आरएनए की जो इकाइयां हैं उनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जानते हैं। तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड अपने आप में पॉलीमर कंपाउंड्स हैं और इनके जो मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम डीएनए वाले को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए वाली इकाइयों को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जानते हैं। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको शॉर्ट में हम डी एंड टी पी के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो जो स्मॉल डी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डी डिनोट्स टू, डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सी। तो जो डी है स्मॉल डी वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डीऑक्सी कंडीशन को। जबकि आरएनए वाले केस में हम डायरेक्ट आर ही लिखते हैं, वहाँ पे डीऑक्सी कंडीशन नहीं होती। हम थोड़ी देर बाद में डायग्राम से समझेंगे कि डीऑक्सी कंडीशन कहाँ से हमें समझ में आती है। तो आप डीऑक्सी के लिए डी एंड टी पी वर्ड यूज करेंगे और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जो शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है उसके रूप में आर एन टी पी को हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें डीएनटीपी की, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, उसमें स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या रहेगा? तो वन इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है ये केवल डीएनए के अंदर हमें मिलती है। इसके अलावा हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन बेसेस के रूप में जानते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड से इस चीज को कंपेयर करें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर की जगह पे हमें यहाँ पे मिलने वाली है ओनली राइबोस शुगर, यानी कि डीएनए वाले शुगर में डीऑक्सी कंडीशन मिल रही है, जबकि आरएनए वाले के अंदर डीऑक्सी कंडीशन ना होकर के डायरेक्ट जो राइबोस कंडीशन है, राइबोस शुगर है, वही हमें मिलती है। देन फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन है, ये बिल्कुल सेम चीज होती है। और नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये भी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक वेरी बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे केवल इतनी सी बात आती है कि दोनों ही पॉलीमर हैं, लेकिन एक को बनाने के अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सी प्रकार की होती है, जबकि आरएनए वाले केस के अंदर वो राइबोस प्रकार की शुगर है, वो इसको बनाने के लिए काम में आती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर्स हैं। इनके यहाँ पे तीन मेन चीजें हैं, एक शुगर है, दूसरा फॉस्फेट है और तीसरा नाइट्रोजन बेसिस है। तो हम तीनों की वन बाय वन करके बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुगर्स की, जहाँ पे डीएनए में हमने डीऑक्सी देखा था और आरएनए में हमने राइबोस शुगर की बात की थी। तो चलिए हम इनको स्ट्रक्चर वाइज समझने की बात करते हैं। पहले हम राइबोस शुगर की बात करते हैं कि राइबोस शुगर है वो हमें कैसे समझनी है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ये राइबोस शुगर के लिए है। पहली बात तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इनका जो नोमेनक्लेचर है, जो कार्बन एटम्स यहाँ पे होते हैं उनको हम किस प्रकार से बताते हैं। ये जैसे कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन फिफ्थ। तो 5 कार्बन शुगर है, पेंटोस शुगर है, और इसका जो साइक्लाइजेशन होता है उसकी वजह से हमें ये इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलती है। यानी कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में ऑक्सीजन लिंक जो साइक्लाइजेशन है उसकी वजह से ये 5 एटम रिंग बन जाती है। 5 कार्बन रिंग नहीं है, 5 एटम रिंग है। कार्बन तो यहाँ पे 5वां,
5 एटम रिंग बन जाती है, दिस इज द राइबोस रिंग। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर राइबोस शुगर का मेन जो पॉइंट जहाँ से हमें इसको डीएनए वाली शुगर के साथ में कंपेयर करना होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन नंबर फेस्ट होता है, इस कार्बन नंबर फेस्ट को हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग कार्बन भी इसी का नाम होता है और एनोमेरिक कार्बन भी हम इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब एनोमेरिक कार्बन या जो रिड्यूसिंग कार्बन है, उस कार्बन की अगर हम हालत देखें तो जब OH ग्रुप प्लेन के ऊपर की तरफ होता है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो OH ग्रुप है वो प्लेन से ऊपर की तरफ है, जबकि जो H ग्रुप है वो प्लेन से नीचे है, तो इस कंडीशन के लिए हम बोलते हैं बीटा एनोमर। जो राइबोस शुगर्स होती हैं, डिऑक्सी राइबोस शुगर्स होती हैं, उनमें OH जब प्लेन से ऊपर होता है दैट इज बीटा एनोमेरिक फॉर्म। अगर ये OH नीचे हो तो हम उनके लिए अल्फा एनोमेरिक फॉर्म्स वर्ड यूज करते हैं। तो अल्फा फॉर्म भी होती हैं एनोमेरिक और बीटा फॉर्म भी होती हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि चाहे राइबोस की बात करें या डिऑक्सी राइबोस की बात करें, दोनों में ही जो OH ग्रुप होता है वो प्लेन से ऊपर है एंड दैट कंडीशन बीटा एनोमेरिक कंडीशन कहलाती है। एनोमेरिक कंडीशन हमेशा ही कार्बन नंबर फर्स्ट या जो रिड्यूसिंग कार्बन होता है उसके ऊपर OH की पोजीशन के आधार पर ही बताई जाती है। तो दिस इज कार्बन फर्स्ट। कार्बन सेकंड के हम कंपेयर करें तो कार्बन सेकंड को अगर हम देख पाए तो राइबोस शुगर में यहाँ पे OH हमें मिल रहा है। ये नॉर्मल जो राइबोस शुगर होती है उसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर OH प्रेजेंट होता है, बट अगर हम डिऑक्सी वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका ये जो नाम था डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन डिलीट हो रखा है। यहाँ से डीऑक्सी कंडीशन तभी है जब यहाँ का ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो रखा है, जो OH ग्रुप था वो ओनली H के रूप में यहाँ पे है, यानी कि इसकी राइबोस की डीऑक्सी कंडीशन हम इसीलिए इसको बोलते हैं। और अगर हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर के वाइज से, नॉमेनक्लेचर की वाइज से जाएं तो ये सेकंड पोजीशन है, दिस इज द सेकंड पोजीशन। इसलिए ज़्यादा सही नाम क्या होता है, 2-डीऑक्सी। ज़्यादा बेटर नाम क्या होगा, 2-डीऑक्सी, क्योंकि सेकंड पोजीशन से जो ऑक्सीजन है वो डीऑक्सी कंडीशन में गया हुआ है। तो हम इसको डीऑक्सी राइबोस भी बोल सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसको अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर के रूप में हम इसको बोलेंगे। इसके अलावा थर्ड कार्बन को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। फोर्थ कार्बन को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है, और फिफ्थ कार्बन को लेकर के भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओनली डिफरेंस जो डीऑक्सी एंड राइबोस शुगर के अंदर होता है वो हमें कहाँ मिल रहा है कि राइबोस में सेकंड पोजीशन के ऊपर हमें OH मिलेगा, जबकि 2-डीऑक्सी के अंदर हमें सेकंड पोजीशन के ऊपर OH की जगह पे ओनली H मिलेगा। इसके बाद में जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बार बार हमारे पास नाम आएंगे कि 5 प्राइम कंडीशन, 3 प्राइम कंडीशन। तो 5 प्राइम किसे बोलते हैं, 3 प्राइम किसे बोलते हैं, ये चीज़ भी हम शुगर के साथ में जोड़ के समझ सकते हैं। अब आप कार्बन का जो रिंग का अंदर नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग जाएं तो कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन जो होता है रिंग के अंदर, उसके आधार पे हम उस एंड को, जिस किनारे के ऊपर पूरे पॉलीमर का 5 प्राइम किनारा होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लास्ट जो शुगर होगी उस शुगर का 5 प्राइम का मतलब 5वें नंबर का कार्बन है वो यहाँ पे 5 प्राइम के रूप में डिनोट होता है। और इसी रिंग का जो थर्ड एटम होता है वो थर्ड कार्बन 3 प्राइम किनारे के रूप में काउंट किया जाता है। तो चाहे हम मोनोमर पे जाएं, चाहे हम पॉलीमर पे जाएं या किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे जाएं, तो जब भी हम 5 प्राइम किनारा, 3 प्राइम किनारा ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 प्राइम का मतलब हुआ कि हम 5वीं पोजीशन के ऊपर जो भी कार्बन है उसकी तरफ हमारा इंडिकेशन है, या 3 प्राइम बोलते हैं तो 3 प्राइम के ऊपर जो कार्बन है उसकी तरफ हमारा इंडिकेशन है। तो ये तो सबसे पहली बात हुई कि हम डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अगला कंपोनेंट था वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो था वो दोनों में सेम होता है, चाहे डीएनए की बात हो चाहे आरएनए की बात हो,
दोनों में ही जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बिल्कुल से सेम होता है। हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इन चीज़ों को पार्ट्स में समझें कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ दिखाई गई है, तो दिस इज द बेस, जो नाइट्रोजन बेस है, चलो ये यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको। दिस इज द शुगर जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, और ये होता है फॉस्फेट। तो ये जो कंडीशन है कि चाहे डीएनए का मैटर हो चाहे आरएनए का मैटर हो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बोलने का मतलब ही यही है कि उनमें ट्राइफॉस्फेट कंडीशन पाई जाती है। ये जो कंडीशन है ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ये है कि ये पहला, ये दूसरा, इनके लिए हम अल्फा, बीटा और गामा फॉस्फेट वर्ड है ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अगर हम इनको फ्री कंडीशन में देखें, या आपके पास कोई फ्री न्यूक्लियोटाइड है, तो फ्री न्यूक्लियोटाइड की हालत होती है ट्राइफॉस्फेट। फ्री में हमें क्या मिलेंगे? ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जब ट्राइफॉस्फेट जुड़ करके जब चेन बनाते हैं, चाहे वो आरएनए की चेन बन रही हो चाहे डीएनए की चेन बन रही हो, तो चेन के अंदर कभी भी ट्राइफॉस्फेट नहीं होते, चेन के अंदर मोनोफॉस्फेट ही होते हैं। तो चेन के अंदर हालत अलग प्रकार से होगी कि वहाँ पे केवल एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, दो फॉस्फेट वहाँ बॉन्डिंग के दौरान निकल जाते हैं। चेन में हमें केवल फॉस्फेट ग्रुप के रूप में एक मोनोफॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, जबकि इंडिविजुअल और जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होगा वहाँ पे हमें ट्राइफॉस्फेट कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम ये भी बात करते हैं कि ये फॉस्फेट शुगर के साथ में कहाँ से जुड़ता है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये लिंक कहाँ पे है। तो चाहे आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से भी ये चीज़ समझ में आती है, और अगर आप इसको देखें कि फ्री वाले को देखें तो भी आप समझ सकते हैं कि फॉस्फेट कहाँ से जुड़ता है, और अगर चेन वाले को देखें तो भी आप समझ सकते हैं कि फॉस्फेट कहाँ से जुड़ता है। तो फॉस्फेट का जो लिंकेज है, फॉस्फेट का जो बॉन्डिंग है वो कहाँ से हो रहा है? इस रिंग से बाहर जो 5वें नंबर का कार्बन था, दिस इज द 5 प्राइम पोजीशन, जिसकी हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं कि जो 5 प्राइम के ऊपर कार्बन है उसके साथ में फॉस्फेट जुड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 प्राइम कंडीशन ही है। तो हमेशा ही आप ध्यान रखेंगे कि चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, चाहे उनके फ्री वाले ट्राइफॉस्फेट्स हों या उनके चेन वाले मोनोफॉस्फेट्स हों, सभी में फॉस्फेट ग्रुप हमेशा शुगर के 5वें कार्बन से ही जुड़ता है। इसलिए हम 5 प्राइम फॉस्फेट एंड भी बोलते हैं। कई बार जो 5 प्राइम जो किनारा होता है उसको हम 5 प्राइम फॉस्फेट किनारा बोल देते हैं। तो फॉस्फेट किनारे का मतलब वहाँ पे हमें ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलेंगे, वो हमेशा ही 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है, इसलिए हम उसको 5 प्राइम बोलते होते हैं। तो ये तो यहाँ पे बात रही कि जो दूसरा मेन कंपोनेंट होता है कि वो शुगर के बाद में दूसरी चीज़ हम फॉस्फेट की बात कर चुके। अब हम चलते हैं इसके बाद में तीसरा कंपोनेंट, और तीसरे कंपोनेंट के रूप में जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती है दैट आर नाइट्रोजन बेसेस, जिनको हम नाइट्रोजन क्षारक बोलते हैं। इनमें दो कैटेगरी हमारे पास होती हैं, एक को हम प्यूरिन बोलते हैं, दूसरे को हम पिरिमिडिन्स बोलते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर से थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रक्चर से अगर हम इसको देखें तो ये जो पिरिमिडिन वाली स्ट्रक्चर्स हैं, पिरिमिडिन वाली जो स्ट्रक्चर्स होंगी, जैसे यहाँ पे ये पिरिमिडिन रिंग आपको दिखाई दे रही है। इस पिरिमिडिन रिंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक 6 एटम रिंग दिखाई देती है, 6 एटम से बनी हुई रिंग होती है। और इस रिंग का जो नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर ही आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और दूसरी खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पिरिमिडिन रिंग के अंदर पहली पोजीशन, दिस इज द पोजीशन फर्स्ट, और तीसरी पोजीशन यानी कि पिरिमिडिन में पहला और तीसरा जो पोजीशन होगा
उन दोनों पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन एटम हमें देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन बेसिस हैं, इन रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन एटम्स हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे? पिरिमिडिन्स के अंदर पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइटोसिन को दिखा रखा है। साइटोसिन की अगर हम बात करें तो साइटोसिन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि पहली पोजीशन ये वाली एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, जबकि एडिशनल जो बातें साइटोसिन में आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो देखा जाए तो ये एक प्रकार का 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन हो गया। जो साइटोसिन है, वैसे तो हम इसको साइटोसिन बोलते हैं, लेकिन हम इसको पिरिमिडीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका हम नोमेनक्लेचर करें तो ये एक्चुअल में 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो यूरेसिल है, जो केवल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में इसकी जगह पे थायमिन पाया जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन के ऊपर O है और फोर्थ के ऊपर भी O है। तो यूरेसिल को हम उसी कंपैरिजन में क्या बोलेंगे? 2,4 डाइऑक्सी। सेकंड पोजीशन के ऊपर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फोर्थ पे भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। जबकि हम थायमिन की बात करें तो थायमिन के अंदर 2,4 ये डाइऑक्सी एंड 5 methyl, दिस इज द methyl group CH3, दिस इज methyl group। तो 2,4 डाइऑक्सी 5 methyl पिरिमिडीन, हम इसका नाम थायमिडीन के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो जो भी नाइट्रोजन बेसेज हैं, उन नाइट्रोजन बेसेज में जो भी पिरिमिडीन्स होंगी, पिरिमिडीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिरिमिडीन्स के अंदर हमारे पास 3 प्रकार के इसके वर्जन हैं। या तो हम साइटोसिन की बात करेंगे जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, या हम यूरेसिल की बात करेंगे जो केवल आरएनए में पाया जाता है, या हम थायमिन की बात करेंगे जो केवल डीएनए में पाया जाता है। तो इन सब के अंदर खास चीज जो इसकी रिंग स्ट्रक्चर होती है, वो रिंग स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। रिंग स्ट्रक्चर के साथ में नाइट्रोजन एटम कहाँ कहाँ है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एडिशनल जो ग्रुप्स हैं, जो साइड ग्रुप्स हैं, वो कहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और बेटर है कि आप इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार बना करके भी देखें, ताकि ये चीज़ें आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो पहली कैटेगरी तो होती है पिरिमिडीन। इसके बाद में दूसरी जो नाइट्रोजन बेसेज की कैटेगरी होती है वो होती है प्यूरिन। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेज हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स में हमें देखने को मिलते हैं, एक पिरिमिडीन प्रकार के, दूसरे प्यूरिन प्रकार के। अगर हम प्यूरिन वाली रिंग को देखें तो प्यूरिन की जो रिंग है वो पिरिमिडीन की रिंग से बड़ी होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 एटम की रिंग तो यहाँ पे है और 3 एटम की रिंग इसके साइड में और लगी रहती है। तो दिस इज द 9 एटम रिंग। हालांकि प्यूरिन जो नाम है वो पिरिमिडीन नाम से छोटा जरूर है, लेकिन नाम छोटा होने से कुछ नहीं है, यहाँ पे रिंग बड़ी होती है। आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि पिरिमिडीन के अंदर 6 एटम रिंग है, नॉट 6 कार्बन रिंग। कार्बन रिंग नहीं बोलेंगे, 6 एटम रिंग है, जबकि प्यूरिन के अंदर 9 एटम रिंग होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पिरिमिडीन वाली रिंग में भी नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और प्यूरिन वाली रिंग में भी नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। वहाँ नाइट्रोजन एटम की पोजीशन थी पहला और तीसरा पोजीशन, लेकिन प्यूरिन को अगर हम देखें, प्यूरिन का जो नोमेनक्लेचर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन 7 यहाँ से करेंगे स्टार्ट, 8 एंड 9। तो 9 एटम इस प्रकार से आप यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, वो है पहला और तीसरा। जैसा वहाँ होता है वो तो यहाँ भी है, पहला और तीसरा भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ में हमें 7वां और 9वां पोजीशन भी नाइट्रोजन एटम का ही देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस आ गया है। इस रिंग को हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज इमिडाजोल रिंग। 9 एटम रिंग के लिए हम इमिडाजोल रिंग भी यूज करेंगे वर्ड। तो इमिडाजोल रिंग जो कि प्यूरिन्स में पाई जाती है, उस प्यूरिन रिंग के अंदर पहला, तीसरा, 7वां और 9वें नंबर का जो पोजीशन है, उस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उनमें 2 प्रकार के प्यूरिन्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा।
अब एडेनिन को देखें तो एडेनिन के अंदर कुछ भी अंतर नहीं है, केवल हम देख रहे हैं कि जैसे 6 अमीनो प्यूरिन की छठी पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको सिंपली क्या बोल देंगे 6 अमीनो प्यूरिन। तो एडेनिन भी बोल सकते हैं और या हम इसको 6 अमीनो प्यूरिन भी बोल सकते हैं। जब आपको प्यूरिन रिंग की स्ट्रक्चर पता हो, तो अगर आपको ये पता है कि एडेनिन के अंदर ओनली 6 अमीनो इसका डेरिवेटिव है, तो आप सिंपली इसको बना भी सकते हैं कि छठी पोजीशन के ऊपर NH2 लगा दो और NH2 लगाते ही आप इसको कहेंगे कि ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर बनाने काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ में क्या डेरिवेशन है। इसी प्रकार से ग्वानिन को देखें तो ग्वानिन की रिंग के अंदर 6 पोजीशन के ऊपर अमीनो ना होकर के ऑक्सी ग्रुप है और जबकि सेकंड पोजीशन के ऊपर अमीनो है। तो IUPAC के अंदर पहले अमीनो का नाम आता है, बाद में ऑक्सी का आता है, तो हम इसको बोलेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो हम ग्वानिन भी बोल सकते हैं या इसको बोलेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये दोनों एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों हमारे पास प्यूरिन्स हैं, जबकि साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन ये हमारे पास पिरिमिडिन्स थे। प्यूरिन क्या थे, पिरिमिडिन क्या थे, दोनों की रिंग कैसी होती है, दोनों के रिंग के अंदर डिफरेंसेस कैसे होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर को कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से उनके नॉमेनक्लेचर्स हैं वो आप ड्रा करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझेंगे भी और अपने रफ नोटबुक के अंदर इनको ड्रा करके कोशिश करेंगे कि आप इनके स्ट्रक्चर्स को जल्दी से रिमेंबर भी कर लें। अगर आप इन प्यूरिन, पिरिमिडिन सभी को देखें और एक सिंपल सा सोचें, तो हमें दिख रहा है कि जो पिरिमिडिन है उनकी रिंग छोटी होती है और प्यूरिन की रिंग बड़ी होती है। तो डेफिनेटली अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करें कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो अणुभार होता है, अगर उसके हिसाब से इनको कंपेयर करें तो प्यूरिन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्यूरिन्स की रिंग है वो बड़ी है तो इनका वजन भी ज़्यादा होता होगा आणविक लेवल के ऊपर। और प्यूरिन के 2 ही वर्जन थे कि या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा, और एडेनिन के अंदर तो साइड में केवल अमीनो है, जबकि ग्वानिन के अंदर अमीनो और ऑक्सी है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे भारी हेवीएस्ट जो बेस होता है, कि प्यूरिन, पिरिमिडिन सारे ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, बट ग्वानिन इज द हेवीएस्ट बेस, कि सबसे भारी जो नाइट्रोजन बेस होता है उसके रूप में हम ग्वानिन की ही बात करते हैं। तो ये तो बात रही हमारे पास तीसरा जो मेन कंपोनेंट था कि जो हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दैट आर नॉन एज नाइट्रोजन बेसिस कि वो कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह की बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम बात करते हैं कि जब इनसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं या कौन सी जगह पे कौन सा पार्ट कहाँ से और किस प्रकार से जुड़ता है। तो अब हम उस तीनों से बनने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड की बात करने जा रहे हैं कि हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर चीज़ें किस प्रकार से अटैच हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, दिस इज डीऑक्सी शुगर। ये जो डायग्राम है ये अगर यहाँ पे OH होगा तो ये राइबोस शुगर हो जाएगी, अगर ये ओनली H होगा तो DNA वाला 2-डीऑक्सी कंडीशन हो जाएगी। वो आप समझ सकते हैं क्योंकि अब आप इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो ये आपकी क्लियर भी हो चुकी है। इसके बाद में इस बॉन्ड की हम बात कर चुके हैं। ये जो रिंग के साथ में 5वां कार्बन है, 5th कार्बन, और उसके साथ में जो फॉस्फेट है वो जुड़ा रहता है। दिस इज द कंडीशन कि 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा रहेगा, ये बात हम पहले कर चुके। केवल जो ये भाग था, जब यहाँ तक की बात करते हैं, और ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें रिंग के अंदर मिलेगा, सॉरी जो चैन होती है उस चैन में मिलेगा। जबकि अगर हम इन 2 फॉस्फेट को और इसमें ऐड कर दें तो वो ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, वो फ्री वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं में देखने को मिलेगा। तो हम एक बार यहाँ पे चैन के हिसाब से बात करेंगे कि जो DNA की चैन हो या RNA की चैन हो, तो उस DNA और RNA की चैन में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो केवल यहाँ तक की होगी। ये जो दोनों फॉस्फेट हैं, ये दोनों फॉस्फेट जब पॉलीमराइजेशन होता है, जब DNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज को पॉलीमराइज करके बना रहा होता है, तो ये दोनों फॉस्फेट PPI यानी कि जो पायरोफॉस्फेट होता है उस पायरोफॉस्फेट के रूप में निकल जाते हैं, P2O6 के रूप में ये
वहाँ से निकल जाते हैं। चेन में केवल मोनोफॉस्फेट लगे रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चाहे मोनो हो या ट्राई हो, फॉस्फेट हमेशा ही कहाँ से मिलेगा, पांचवी पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उसके साथ में एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है। दिस इज द एस्टर लिंकेज। इसके बाद में जो हमारे पास बेसेज आए थे, बेसेज में चाहे प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन थे या साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये कुछ भी रहे हो, इन सभी का कनेक्शन शुगर से होता है। फॉस्फेट भी शुगर से जुड़ता है, वो तो पोजीशन ये रही, फॉस्फेट और शुगर का कनेक्शन यहाँ है, इस चीज को आप समझ चुके। इसी प्रकार से जो बेस है वो भी शुगर के साथ में ही जुड़ते हैं, बेस का कनेक्शन भी शुगर से होता है। बेस हमेशा जुड़ते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ में, तो बेस का जो कनेक्शन होगा शुगर के साथ में वो कार्बन नंबर फर्स्ट से होता है। तो बेस हमेशा शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से जुड़ती हैं और फॉस्फेट हमेशा कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है। 3 प्राइम वाले के ऊपर OH लगा रहता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 प्राइम के ऊपर OH रहेगा, अगर RNA है तो सेकंड प्राइम के ऊपर OH, और DNA है तो सेकंड प्राइम के ऊपर H। चाहे RNA या DNA हो, 5 प्राइम के ऊपर मोनोफॉस्फेट और फर्स्ट प्राइम यानी कि कार्बन 1 के ऊपर बेस जुड़ता है। अब अगर हम बेस की बात करें कि बेस कहाँ से जुड़ता है, तो वो हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर से देखें तो दिस इज द कंडीशन। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि R का मतलब जो बाकी बचा हुआ कनेक्शन है वो कहाँ से है, 9 नंबर पोजीशन जो है, जो यहाँ पे इमिडाजोल रिंग आपने समझी थी, उस इमिडाजोल रिंग के अंदर 9 नंबर का जो एटम है, 9 नंबर का जो एटम था वो नाइट्रोजन था। तो हमेशा ही शुगर नाइट्रोजन बेस, ये जो भी बेस हो, चाहे एडेनिन, ग्वानिन, कोई सा भी हो, हमेशा बेस और शुगर का कनेक्शन कहाँ से होगा, नाइट्रोजन नंबर 9। ये तो केस होगा प्यूरिन का। अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो वहां पे पहले नंबर का जो नाइट्रोजन है वो बॉन्डिंग के लिए काम आता है। तो अगर प्यूरिन है तो उनका 9वें नंबर का नाइट्रोजन काम आएगा। शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा, उनका 9th नंबर का नाइट्रोजन। अगर पिरिमिडिन है तो इनके पहले नंबर का नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब इस बॉन्ड का भी एक खास नाम होता है, इस बॉन्ड को आप बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड कहाँ पे है, वो फॉस्फेट और शुगर के बीच में, ये तो है एस्टर बॉन्ड। और जब चेन की बात करते हैं तो उसमें दोनों साइड में एस्टर बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। जबकि यहाँ पे तो हमें केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हैं, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें एक एस्टर बॉन्ड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 5 प्राइम के ऊपर जो फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट लगा है उस फॉस्फेट के साथ में, और एक हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बेस और शुगर के बीच में। अगर वो बेस प्यूरिन है तो वहाँ पे 9वें नंबर यूटिलाइज हो रहा होगा, अगर वो पिरिमिडिन है तो वहाँ पे पहले नंबर का नाइट्रोजन है वो यूटिलाइज हो रहा होगा। इसके बाद में इन वर्ड्स को भी आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं कि ओनली न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या आएगा, बेस, शुगर और बेस एंड शुगर, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें एक फॉस्फेट जुड़ गया है, फॉस्फेट ऐड होते ही न्यूक्लियोसाइड में जब हम एक मोनोफॉस्फेट जोड़ देंगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसमें दूसरे वाला और जोड़ दें तो ये डाइफॉस्फेट, और तीसरा भी जुड़ा हुआ हो जो फ्री कंडीशन होती है तो उनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट और टाइड को साथ नहीं बोला जाता है, जैसे ऐसे नहीं कह सकते कि न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट नहीं होगा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट होगा। टाइड बोलते तो फॉस्फेट अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड ओनली शुगर एंड बेस, न्यूक्लियोटाइड शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, और डाई बोलेंगे तो उसमें 2 फॉस्फेट आ रखे हैं, ट्राई बोलेंगे तो 3 फॉस्फेट आ रखे हैं। ओनली फॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट का मतलब वो स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, चेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर ट्राई बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहाँ की बात हो रही होगी, वो जो फ्री कंडीशन है, फ्री जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी बात हो रही होगी।
तो ये आज का जो हमारा वीडियो रहा, इस वीडियो में हमने जो डीएनए है और जो आरएनए है, दोनों ही जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उन न्यूक्लिक एसिड्स को जैसे हमने बात की कि 3 मेन चीज़ें बनाती हैं। एक शुगर था, उसको लेकर के थोड़ा सा वेरिएशन था कि सेकंड प्राइम के ऊपर 2-डिऑक्सी है या नहीं, उसके आधार पे हम डिऑक्सी या राइबोस ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद में फॉस्फेट को देखा कि मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ये क्या है। उसके बाद में बेसिस को देखा कि बेसिस प्यूरिन, पिरिमिडिन क्या होते हैं, प्यूरिन में कौन कौन से हो सकते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन से हो सकते हैं। और लास्ट में हमने ये भी बात की कि तीनों चीज़ें जब जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, जब वो सारा आपस में इंटीग्रेट होकर के एक मोनोमर के रूप में आता है। ये न्यूक्लियोटाइड अपने आप में मोनोमर, ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ करके पूरी चेन बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने में, यानी कि बेस और शुगर के बीच में, बेस और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड किन के बीच में बनता है, पोजीशंस कौन सी होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में रही। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज करके देखेंगे और रिवाइज करने के बाद में अपने जो प्रॉपर नोट्स हैं, उन नोट्स को बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू सो मच।